नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और इस पॉलिटी सीरीज में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें एक लेक्चर हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं, अगला लेक्चर लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर को शुरू करें, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि प्लीज आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लोग पूरा का पूरा इसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें क्रिटिसिज्म एंड यूटिलिटी की बात करेंगे, और लास्ट जो कल पार्ट होगा उसमें हम लोग केसेस की बात करेंगे। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे नियम और कानून हैं जो कि डीपीएसपी पे बेस्ड हैं और जो कि डीपीएसपी से को इंप्लीमेंट करने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए हैं। तो ये बहुत ही अहम सेशन है आज का, ये इंटरलिंक है कल वाले और आने वाले कल वाले लेक्चर्स के बीच का। सो इसी बात पे बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। और इसमें हमने देखा कि आर्टिकल 38, 39, उसके बाद में 41, फिर उसके बाद में 42, 43 के भी इसमें कुछ केसेस आए, 43, 43A एंड देन 47। फिर यहाँ पे आपका 40 आ जाता है, 43, 43B। ये नाम से ही पता चल जाएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। और जो कि विलेज को गांधी जी कहते क्या थे कि जो भारत है वो गांव में बसता है ना, भारत गांव में बसता है। तो इसीलिए उनके प्रिंसिपल्स को उनके सारे के सारी आइडियोलॉजी को इंक्लूड किया। और वो इंक्लूजन कहीं ना कहीं विलेज पंचायत की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, देखिए, और साथ के साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है, एजुकेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता है, एससी एसटी दलित कम्युनिटीज के लिए जो कि ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उसके अलावा वो हमेशा शराब एवं बाकी जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं उनके अगेंस्ट में रहते थे। उसके अलावा काउ स्लॉटर, या फिर ही वाज अ कंप्लीट वेजिटेरियन, सो दैट्स व्हाट ही वांटेड आवर सोसाइटी टू बी। और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है हुए वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से, लिबरलिज्म के प्रिंसिपल से डिराइव्ड हैं। तो देखिए 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। उसके बाद 45 इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी और ये एज ऑफ 6 इयर्स तक को भी ले आया गया, जो बिलो 6 इयर्स। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के रिफॉर्म्स जो है वो इसको इंगित करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 3 साल को तक को हमने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का प्रमोशन जरूरी है। वाइल्ड लाइफ भी बाद में ये याद आए कि वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद में नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, ताकि जुडिशरी अपने एग्जीक्यूटिव से अलग होने के बाद में अपनी एक्टिविज्म से, जुडिशियल एक्टिविज्म से जो जुडिशरी है वो पूरी की पूरी लिबरल आइडियोलॉजी को फिल करे और हमारे जो लॉज हैं उनमें लिबरलिज्म का संचार हो सके। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली अ प्रिंसिपल, अ पिलर प्रिंसिपल ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअलिज्म। आइए अब जरा देख लेते हैं कि इनको क्रिटिसिज्म्स क्या रहे, इनके अगेंस्ट में क्या बातें कही जाती है। तो सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे पहली बात है कि इनको यूज क्यों किया गया है, संविधान में इनको इंक्लूड क्यों किया गया, इनको लिया क्यों गया, जबकि इनका कोई लीगल बैकअप नहीं है। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, कोई लीगल इनका बैकअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इनका हनन होता है, इनका वायलेशन होता है तो आप पहुंच जाएं सीधे की सीधे सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में बस यही होगा कि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होने हैं, नहीं होने हैं, इसके लिए लॉज बनाने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि राइट टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर अगर आपके साथ कोई छुआछूत रिलेटेड भेदभाव हो रहा है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिविंग वेज नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अभी कोई लॉ नहीं है। समझ गए? तो ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका, जो कि कहता है कि कोई लीगल इसका बैकअप नहीं है, कोई लीगल सोर्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि लीगैलिटी के टर्म्स में ये टर्फ में जीतता नजर आ रहा है।
उसके बाद में इनका अरेंजमेंट बहुत ही हैफजर्ड है, रैंडम मैनर में अरेंज्ड है, डिसऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड है। कभी तो जैसे आप देखें तो 36 37 आपको पता है, 36 डेफिनेशन बताता है, 37 एनफोर्स करने की बात करता है, 38 39 फिर 40 फिर 41 42 43A 43 43B है ना, और उसके बाद में 44 45 राइट, एंड देन कम्स योर 47, और फिर इसके बाद में 49 49A 50 51 इधर बाकी के बचे हुए। तो आपको नहीं लगता 46 47 48, तो ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे, ये देखिए ये आपके कैसे हैं, सोशलिस्टिक हैं, ये गांधीयन हैं, और ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। तो आपको नहीं लगता ये अरेंज्ड हैपेजर्ड मैनर में है? कभी दो सोशलिस्टिक के बाद में एक गांधीयन दिख रहा है, दो सोशलिस्टिक के बाद में एक गांधीयन सा दिख रहा है ना, और फिर उसके बाद में लिबरल इंटेलेक्चुअल दे दिए। तो इसका मतलब है कि इनको रैंडम वे में बिना सोचे समझे बस डाल दिया है कि हाँ इसको इंक्लूड करने के पर्पज से, मतलब डालो बस इसको, ठीक है। उसके अलावा इन पे ब्लेम लगता है कि कंजर्वेटिव अप्रोच है इनकी। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप खुद से देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये तो थोड़ा सा सही नहीं लगता, और अगर प्रोग्रेसिव सोसाइटी है तो नॉन वेजिटेरियन ईटिंग पीपल भी होंगे, तो उनके लिए भी ये चीज सही नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं ये बात जो करता है वो कंजर्वेटिज्म की बात करता है, तो ये उतना प्रोग्रेसिव नहीं है डीपीएसपीज, ये भी इन पे आरोप लगता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। एक जब से ही कानून पारित हुआ, जब से मतलब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे हमेशा एक जंग सी छिड़ी हुई नजर आती है कि डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ले लीजिए, फंडामेंटल राइट्स ले लीजिए, इनमें से सुपीरियर कौन है। और इसको लेके बहुत बार ये सवाल हमारे सुप्रीम कोर्ट के आगे भी खड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने समय अनुसार इसके बारे में क्लैरिटी भी दी है, क्लैरिफिकेशंस भी दिए हैं, और वो अलग अलग केसेस के फॉर्म में हम लोग अभी देखेंगे। तो ये क्रिटिसिज्म है। इनमें 4 कीवर्ड्स अगर आप याद रखें तो भी काम चल जाएगा। एक तो है नॉन जस्टिशिएबल, दूसरा है इलॉजिकल अरेंजमेंट, तीसरा है कंजर्वेटिव इन अप्रोच, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इनके बारे में भी लिख लें और मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के आराम से आंसर को लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो दैट इज व्हाई इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिए, नॉन जस्टिशिएबिलिटी, इलॉजिकली अरेंजमेंट, कंजर्वेटिव अप्रोच, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 शब्द याद रखिए। उसके बाद है यूटिलिटीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनकी यूटिलिटीज, इनके यूसेज क्या है। सबसे पहली बात, ये कोई अननेसेसरी अपेंडेज नहीं है कि मतलब यहाँ पे लगा दिया है तो ये रहने वाला नहीं, ये अननेसेसरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि फालतू है ना। दे आर नॉट वेस्टफुल, दे आर नॉट फालतू, दे आर नॉट अननेसेसरी, दे आर नेसेसरी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि ये गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री के लिए फंडामेंटल है। अब यार सोचिए, कौन सा ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसका गवर्नमेंट ये चाहे कि हाँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, सबका वेलफेयर हो। एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक कंप्लीट वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का होना। अदरवाइज ये उसी तरीके से हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति चला जा रहा है रात के अंधेरे में और उसके पास में टॉर्च नहीं है, तो ये उस टॉर्च का काम करते हैं, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिशा दिखाने का काम करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर नॉट अननेसेसरी अपेंडेजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, रिकमेंडेशंस है, और ये सारी अथॉरिटीज, यानी कि आप यूनियन गवर्नमेंट ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, या विलेज पंचायत ले लीजिए, सबके लिए ये अप्लाइड है, ठीक है। और देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करती हैं, दे आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया, भारत, अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने यूएन में खड़े होकर सबके सामने ये कहा था कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। सारे के सारे जो गणराज्य हैं, जितने भी सारे के सारे लोकतंत्र हैं, उन सबका जो प्राइम एग्जाम्पल है वो इंडिया ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, और ये अचीव करना सबसे टफ काम है इस पूरे वर्ल्ड में।
सो दैट इज वाई, अब देखिए ना, बिल ऑफ राइट्स देख लीजिए, शुरुआत के 10 आर्टिकल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में देखें तो वहीं पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात ही नहीं होती। तो इंडिया उस हेफ्टी गोल्स को अचीव करने की बात करता है। इंडिया उस हेफ्टी गोल्स की तरफ अपने आप को हमेशा देखता है मुड़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इन डीपीएसपीस की वजह से। तो ये डीपीएसपीस हमें उस सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल तो अचीव कर लेते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से ही ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिल जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसकी बड़े बड़े गोल सेट किए गए हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में को लेके, तो इनके बारे में अप्रोच जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से पॉसिबल है। तो दैट इज व्हाई डीपीएसपीस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, देखिए जब से शुरुआत हुई संविधान आया तभी से ये बहस सी छिड़ गई है कि इनमें से सुपीरियर कौन है, इनमें से पहला दर्जा किसे मिलना चाहिए, क्या ये मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट्स को या ये डीपीएसपीस को। और ये बार बार कोर्ट के सामने सवाल उठ के खड़ा हुआ है। तो इसी बारे में कुछ एक केसेस हैं जिनमें हम लोग वर्डिक्ट्स को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो केस था 1951 में ही, चंपकम दोराई राजन केस। तो चंपकम दोराई राजन केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वर्डिक्ट क्या थी वर्ड टू वर्ड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है फंडामेंटल राइट्स की वर्सेस डीपीएसपी की, तो हमेशा जो विन होगी वो फंडामेंटल राइट्स की होगी, हमेशा फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे, डीपीएसपीस कभी भी प्रिवेल नहीं करेंगे। डीपीएसपी जो है वो सब्सिडियरी हैं फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी हैं, ये सब्सिडियरी, ठीक है, ये इसके पूरक हैं, ठीक है। और ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट मतलब लड़ाई कौन सी कशमकश किसकी होती है, पार्लियामेंट वर्सेस इंडिविजुअल। और जो हमारा संविधान है ना, वो इतना जबरदस्त है कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को, इंडिविजुअल की फ्रेटर्निटी को, इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर करता है। ये इतना जबरदस्त है। कैसे ये करता है? फंडामेंटल राइट्स से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोले कि नहीं मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, तो यार वैसे ही अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जो है वो परेशान है क्रिटिसिज्म से, तो इस राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से परेशान रहती है हर एक गवर्नमेंट, हर एक पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है सिर्फ करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी आई हैं, जितनी भी आएंगी, वो सारी की सारी परेशान रहती है। तो कहीं ना कहीं वो इस पे लगाम कसना चाहेंगी, है ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब पे लगाम कसना चाहेंगी। और जबकि डीपीएसपी ये प्रमोट करते हैं, इनको चाहेगा कि इनको प्रमोशन मिले ताकि हर एक पर्सन तक जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो पहुंच सके, ताकि वो गवर्नमेंट अगली बार आए। मतलब देखिए अगर पॉलिसीज अच्छी हैं, सब तक पहुंच रही हैं और विकास सब तक पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली लोग उसी को वोट करेंगे। तो दैट इज वाई जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है वो हमेशा डीपीएसपीस के फेवर में रहेगा, ये आपको समझना है। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमेशा क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो इसीलिए चंपकम दोराई राजन केस में हम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स की जीत है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये पावर दे दी कि वो जब चाहें, जैसे चाहें, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार। तो इसीलिए इसी को देखते हुए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 1951 में। तुरंत खुश हो गया पार्लियामेंट, है ना, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक्ट आया। फोर्थ आया 1955 में और 17th आया 1964 में, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट लाके कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके ये यहां पे लगा दिया गया। अब इसके बाद में जो मेजर केस आता है 1967, गोलकनाथ केस। और इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट को याद है, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुको 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 रुको,
जो ऐसे तो फिर तो आप तो सारे धीरे धीरे डीपीएसपी लगाने के चक्कर में आप तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को ही निपटा दोगे यार। तो फिर इन्होंने कहा जो पार्लियामेंट है ये किसी भी राइट को ले नहीं सकता, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर सैक्रोसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। सैक्रोसेंट का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पवित्र हैं और इनको छेड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट नहीं करना है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया अब गोलकनाथ केस में, टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। तो देखिए यहां पे जीत किसकी हुई? फंडामेंटल राइट्स की। यहां पे भी कहने को जीत फंडामेंटल राइट्स की थी, लेकिन डीपीएसपी के लिए अलाउ कर दिया था कि ठीक है गवर्नमेंट चाहे जब फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर सकती है, अमेंड कर सकती है बेसिकली डीपीएसपी के लिए, ये उसके वेल विद इन द राइट्स है। लेकिन इसमें रिवर्स कर दिया गया और ये 11 जजेस की बेंच थी और ये वाली जो थी वो 7 से 8 जजेस की बेंच थी। तो डेफिनेटली अब इतना बड़ा डिसीजन देना है तो ज्यादा लोगों को तो ज्यादा जजेस को तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में पार्लियामेंट को गुस्सा आया। पार्लियामेंट ने क्या कहा कि ठीक है 24वां और 25वां अमेंडमेंट एक्ट लिया है और 24वां 25वां अमेंडमेंट एक्ट में देखिए क्या चालाकी की उन्होंने। पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है ऐसा कर रहे हो ना कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि नो लॉ which seeks to implement the socialistic DPSP specified in the article 39B and C। 39B और 39C में जो सोशलिस्टिक बेसिकली डीपीएसपीज हैं इनको लागू अगर करना है तो कोई भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला सकते हैं और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और उस समय आर्टिकल 31 भी था जो बाद में रिपील कर दिया गया, जो बाद में हट गया। तो बेसिकली आर्टिकल अब है आर्टिकल 14 और 19। तो 1971 के जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें पार्लियामेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और कहा कि अगर डीपीएसपी हमें लागू करनी है और वो डीपीएसपी जो कि 39B एंड 39C को फॉलो करता है तो डीपीएसपी के इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जा सकता 14, 19 और 31 के आधार पे। 31 को बाद में रिपील कर दिया गया था तो अब है 14 और 19 के आधार पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट में ये लेके आया कि नो लॉ containing a declaration for giving effect to such policy shall be questioned in any court on grounds that it does not give effect to such policy। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, हरगिज चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इसका प्रोविजन था और आर्टिकल 31C इन्होंने इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 31C। और उस आर्टिकल 31C में दो नए प्रोविजंस इन्होंने ऐड किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया उसके अगेंस्ट में इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला और इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना तो हमारा अधिकार है ना, पार्लियामेंट कर सकता है, तो ठीक है। उन्होंने संविधान ही बदल दिया, आर्टिकल 31C इंसर्ट किया और आर्टिकल 31C में कहा कि जो भी 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लॉज बनाएंगे उनको इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता 14, 19 एंड 31 के आधार पे। ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अब हम दबा रहे हैं, डीपीएसपी को ऊपर उठा रहे हैं। बाद में तो इसको हटा दिया गया था, खैर राइट टू प्रॉपर्टी है ये, हम आगे देखेंगे भी, जब वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिमोट करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में तब्दील कर दिया गया था। तो अब 14 और 19 और दूसरा इन्होंने पॉइंट ऐड किया, हंसी इसलिए आएगी क्योंकि ये जो कहानी है ये जुडिशरी से सीधा पंगा लेने की बात थी। इन्होंने कहा कि इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप, जो भी हम लोग पॉलिसी लेके आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा मतलब कुछ भी है, मतलब ज्ञान दे रहे हो वो भी किसी को। तो फिर अब देखिए जो चालाकी हुई और ये केस, इस केस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि ये इंडियन इतिहास का बाय फार सो फार इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है
और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया कि आप मजाक कर रहे हैं क्या। ठीक है, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ भी करें, आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी नहीं कर सकते। क्या ब्रिलियंट आइडिया है, मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक खेला इस बार सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप कुछ भी करिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ किए बिना आपको जो चेंजेस लाने आप कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। फिर ये पूछा गया उनसे कि चलिए बेसिक स्ट्रक्चर बता दीजिए, इन्होंने कहा नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर हम टाइम टू टाइम बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, समय आने पे बताएंगे। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने, इट वॉज अ माइक ड्रॉप मोमेंट एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी वेरी प्राउड। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाइए, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसको नहीं बदला जा सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन था, और इसी के बेसिस पे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा संविधान कहता है, इसीलिए ये नल एंड वॉइड है। तो इसको इन्होंने अलाउ किया, लेकिन इसको इन्होंने कहा कि नहीं, ये नल एंड वॉइड है, ये नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को वापस लेने की बात चल रही है। ठीक है, अब इस पे और भड़क गया पार्लियामेंट ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, इसमें जो आर्टिकल 31C था, उसमें इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपीज हैं, ठीक है, वो 39B और 39C तक ही सीमित नहीं है, वो सारे के सारे डीपीएसपीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले क्या था, इस वाले 25th वाले में क्या था, इन्होंने कहा कि जो 39B और 39C को लागू करते हैं, जो 39B और 39C को लागू करते हैं, जो डीपीएसपी इनमें है, उनसे रिलेटेड कानून को कोई नल एंड वॉइड नहीं बताएगा आर्टिकल 14 और 19 के बिहाफ पे। ठीक है, इन्होंने अब क्या कहा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कि सारे के सारे डीपीएसपी, तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कहां चुप रहने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। उन्होंने कहा यार अभी तो तुमको समझाया था, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमको समझाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ मत करना, फिर तुम करने लग गए यार, तो ये क्या मजाक है यार। फिर उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस जो कि हुआ था 1980 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार मजाक मत करो, ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ है, इसी की हम बात कर रहे थे। तो देखो हम आगे ना बताने के लिए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ है, मत करो ऐसा, डोंट डू इट, मत कीजिए ऐसा। और ये जो है एक्सटेंशन, ये नल एंड वॉइड है, ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। सो दैट इज व्हाई आप सिर्फ इन चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रखें तो इंपॉर्टेंट है। चंपकम दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस, 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 31C के क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे, किसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम अलाउ करेंगे, किसको नल एंड वॉइड बताया। केशवानंद भारती केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मिनर्वा मिल्स केस अलॉन्ग विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट बताती है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से लॉज आए, कौन कौन से डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड किस किस साल में आए और उनका इंपैक्ट क्या रहा हमारे देश के ऊपर। तो दैट इज व्हाई अपकमिंग लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसी में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़े थे वो याद रख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अलविदा लेना चाहूंगा। वीडियो को अंत तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया हो तो, एंड शेयर कीजिए
दिल खोल के शेयर कीजिए यार, सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही ये कारवां आगे बढ़ेगा। और मैं बहुत जल्द ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। सो इसी बात पे मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो, एंड दिल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।